इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम बस सच मान लेते हैं, है ना? जैसे कि सिकंदर महान की कहानी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उसकी सबसे बड़ी जीतों में से एक, यानी भारत पर आक्रमण, वैसा था ही नहीं जैसा हमें लगता है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक कहानी की परतें खोलते हैं। तो देखिए, जब हम सिकंदर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। एक ऐसा राजा जिसने उस समय की लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। उसकी सेना जहां भी गई, जीत ही जीत थी। पर यहीं एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर सिकंदर इतना ही महान और अजेय था, तो उसके भारत अभियान को भारतीय इतिहास में बस एक मामूली सी एक छोटी घटना क्यों माना जाता है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में एक लड़का राजा बनता है, एक विशाल सेना तैयार करता है और दुनिया जीतने निकल पड़ता है। भारत पहुंचने से बहुत पहले वो एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला चुका था। मतलब उसकी स्पीड और उसकी रणनीति का कोई जवाब नहीं था। तो बस इसी जीत की लहर पर सवार होकर सिकंदर की सेना आ पहुंची उत्तर पश्चिमी भारत की दहलीज पर, और यहां उसका सामना हुआ भारत के राजाओं से। अब यहां पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। भारत के राजाओं ने एक जैसा बर्ताव नहीं किया। एक तरफ थे तक्षशिला के राजा आम भी, जिन्होंने बिना लड़े ही हार मान ली और सिकंदर की ताकत को स्वीकार कर लिया। और फिर दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जिन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, और उन्होंने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। और इसी के साथ हुई वो मशहूर लड़ाई जिसे हम हाइड स्पेस या झेलम की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ये दो बहुत ताकतवर नेताओं, सिकंदर और पोरस, के बीच एक भयंकर टक्कर थी। हाँ, ये सच है कि पोरस हार गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने सिकंदर पर ऐसा असर डाला कि उसने उनका सम्मान किया। ऐसा लग रहा था कि सिकंदर को अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी रुकावट आई जो किसी भी दुश्मन की सेना से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। वो रुकावट थी खुद सिकंदर की अपनी सेना। सोचकर देखिए, सैनिक सालों से अपने घर से दूर थे, लगातार लड़ रहे थे, वो बुरी तरह थक चुके थे। जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया, बस अब और नहीं। उन्हें यह भी डर था कि आगे भारत की और भी विशाल और ताकतवर सेनाएं हैं, खासकर नंद साम्राज्य की सेना। तो नतीजा क्या हुआ? दुनिया को जीतने निकला सिकंदर अपनी ही सेना के सामने बेबस हो गया। उसे अपने विश्व विजय के सपने को यहीं अधूरा छोड़ना पड़ा और भारत से वापस लौटना पड़ा। और यहीं से पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर का यह आक्रमण, जिसे पश्चिमी दुनिया में इतना बड़ा माना जाता है, असल में भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत छोटी सी घटना थी। इसका कोई सीधा बड़ा राजनीतिक असर नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर इसका कोई बड़ा राजनीतिक असर नहीं हुआ, तो फिर इसका असली असर, इसका असली प्रभाव था क्या? इसका सबसे पहला और सीधा असर था व्यापार और संपर्क पर। सिकंदर के इस अभियान की वजह से भारत और यूरोप के बीच जमीन और समुद्र के 4 नए रास्ते खुले। ये सिर्फ सामान के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे लोगों, कल्चर और नए विचारों की आवाजाही शुरू हुई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा बड़ा असर था संस्कृति पर, और ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। यूनानियों ने भारत की मूर्ति कला को प्रभावित किया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। वहीं दूसरी ओर भारत के दर्शन और धर्म ने कई यूनानी विचारकों पर गहरी छाप छोड़ी। एक और बड़ी देन थी वो रिकॉर्ड्स जो सिकंदर के साथ आए यूनानी विद्वानों ने लिखे। उन्होंने उस समय के भारत के भूगोल, समाज और घटनाओं की तारीखों के बारे में बहुत कीमती जानकारी दी। यहाँ तक कि सती प्रथा जैसी सामाजिक बातों का जिक्र भी हमें उन्हीं के लेखों से मिलता है, जिसने इतिहासकारों को एक ठोस आधार दिया। लेकिन इन सब से बढ़कर एक ऐसा असर हुआ जिसके बारे में शायद खुद सिकंदर ने भी कभी नहीं सोचा होगा। एक अनपेक्षित परिणाम हुआ यूं कि सिकंदर ने अनजाने में भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखने में मदद कर दी। उसने उत्तर पश्चिम भारत के कई छोटे छोटे राज्यों और कबीलों को या तो जीत लिया या कमजोर कर दिया। इससे वहां एक तरह का पावर वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था? यह कहानी बहुत मशहूर है, पर क्या इसमें सच्चाई है? तो देखिए, सच्चाई ये है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। सिकंदर के भारत से जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ी ताकत बनकर उभरे।
हाँ, सिकंदर ने जो उथल-पुथल मचाई थी, उसका फायदा चंद्रगुप्त को जरूर मिला और उनके लिए नंदवंश को उखाड़ फेंकना आसान हो गया। और इसी के साथ स्थापना हुई भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। तो कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का सबसे बड़ा लेकिन अनजाना नतीजा ये था कि उसने मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। सिकंदर का आक्रमण असल में बहुत छोटा था और उसका कोई सीधा राजनीतिक असर नहीं हुआ। इसका असली महत्व उसके अप्रत्यक्ष नतीजों में है। नए व्यापार मार्ग, संस्कृति का आदान प्रदान, कीमती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और सबसे जरूरी, इसने अनजाने में मौर्य साम्राज्य के लिए रास्ता बना दिया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन सिकंदर की थकी हुई सेना ने हार ना मानी होती और ब्यास नदी को पार कर लिया होता, तो आज भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कितना अलग होता।